इस वक्त दुनिया की नजर ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई पर है, क्योंकि ईरान ने एक साथ अमेरिका और इजराइल को जलाने वाली धमकी दी है। हम आपको इस धमकी की डिटेल देंगे, आपको बताएंगे कि अब ईरान से यूरोप और अमेरिका तक हमले की तैयारी कैसे है। उधर खबर यह भी है कि ईरान बहुत जल्द एटमी परीक्षण कर सकता है। इस खबर से अमेरिका की चिंता बढ़ गई है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या ईरान पर दोबारा हमलों की योजना तैयार हो गई है? क्या मिडिल ईस्ट में न्यूक्लियर चिंगारी भड़कना तय माना जा रहा है? इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर यह कि ईरान को लेकर ट्रंप ने बहुत बड़ा बयान दिया है। ईरान फिर से शुरू कर सकता है अपना परमाणु कार्यक्रम, नई जगह पर फिर से शुरू किया जा सकता है ये कार्यक्रम। ईरान में परमाणु कार्यक्रम एक बार फिर शुरू हो सकता है, इसकी हलचल तेज हो गई है। ट्रंप ने क्या कहा है समझिए। फिर परमाणु कार्यक्रम शुरू कर सकता है ईरान। इस बार नई जगह पर परमाणु कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। पुरानी परमाणु साइट पर कार्यक्रम शुरू नहीं होगा। ईरान के ज्यादातर पुराने परमाणु अड्डे तबाह कर दिए हैं अमेरिका ने। फिर से परमाणु संवर्धन लेकिन कर रहा है ईरान। आगे क्या होगा ये समझिए इस खबर के बाद। ईरान पर एक बार फिर हमला कर सकता है अमेरिका। B-2 बॉम्बर से फिर ईरान पर हमला मुमकिन है। मुहर्रम की 10वीं तारीख में अब 48 घंटे से भी कम का वक्त बचा है। डर है कि 6 जुलाई की रात खामेनेई इजराइल पर हमले की हरी झंडी देंगे और IRGC की मिसाइलें तल अवीव को तबाह करने के इरादे से इजराइल की तरफ बढ़ेंगी। दरअसल माना यह जा रहा है कि ईरान के पास हमले के अलावा अब कोई विकल्प नहीं बचा है, क्योंकि इजराइल बार बार ईरान से छोटे छोटे हमले कर युद्ध विराम का उल्लंघन कर रहा है। वहीं 6 जुलाई की रात नेतन्याहू अमेरिका के दौरे पर जाने वाले हैं। आशंका है कि उन्हें ईरान पर हमले की छूट मिल सकती है, लेकिन खामेनेई ऐसा दोबारा नहीं होने देंगे। महज 48 घंटे बाद ईरान इजराइल युद्ध का फ्रंट एक बार फिर खुलने वाला है। लेकिन इस बार हमले की शुरुआत बेंजामिन नेतन्याहू नहीं बल्कि ईरान के सुप्रीम लीडर करेंगे। डर है कि ईरान महज 48 घंटे बाद इजराइल के खिलाफ फिर युद्ध छेड़ सकता है। और ये युद्ध इजराइल या ईरान की संपूर्ण तबाही तक खत्म नहीं होगा। इस डर की 2 प्रमुख वजह हैं। नंबर 1, 6 जुलाई को मुहर्रम की 10वीं तारीख है। नंबर 2, इसी रात बेंजामिन US के लिए रवाना होने वाले हैं। छह जुलाई को ईरान में यौम आशूरा मनाया जाएगा। इस दिन ईरान में होने वाली बड़ी मजलिसों और दूसरे कार्यक्रम खत्म होते ही खामेनेई इजराइल पर हमले के लिए हरी झंडी दे देंगे। जिसके बाद IRGC कमांडर रात के वक्त इजराइल के खिलाफ इतिहास का सबसे बड़ा ऑपरेशन शुरू करेंगे, जिसका लक्ष्य होगा इजराइल के पूरे नक्शे को ईरानी मिसाइलों से पाटना। लेकिन सवाल है कि अचानक खामेनेई इजराइल पर हमले का आदेश क्यों देंगे? इसकी वजह भी आपको बताते हैं। दरअसल 6 जुलाई की रात नेतन्याहू अमेरिका के लिए रवाना होंगे। 7 जुलाई को उनकी वॉशिंगटन में ट्रंप के साथ मुलाकात होगी। इस मुलाकात में ट्रंप और नेतन्याहू के बीच युद्ध के नतीजों पर चर्चा होगी। इसी दौरान नेतन्याहू ईरान पर हमले की इजाजत मांग सकते हैं। अगर ट्रंप ने इजरायली प्रधानमंत्री को हमले की इजाजत दी तो IDF ईरान पर दोबारा एयर स्ट्राइक कर सकती है। ठीक वैसे ही जैसे उसने 13 जून की रात को किया था।
लेकिन खामनेई ऐसा मौका इजराइल को दोबारा नहीं देना चाहते। यही वजह है कि ईरान 6 जुलाई की रात ही इजराइल पर हमले शुरू कर देगा। ताकि बेंजामिन को संभलने या पलटवार का मौका ना मिले। दावा है कि ईरान का यह हमला इतना जबरदस्त होगा कि इजराइल के शहरों और सेना को तबाह करके रख देगा। दरअसल ईरान के पास इजराइल पर हमले के अलावा कोई विकल्प नहीं। क्योंकि बीते 7 दिन से मोसाद के एजेंट ईरान में छोटे छोटे हमले कर रहे हैं। बीती रात भी मोसाद एजेंट्स ने तेहरान में अजदिकान हाईवे के पास एक इमारत में विस्फोट किया, जिसके बाद यहां धुआं उठता देखा गया। एक तरफ मोसाद IRGC के कमांडर्स को टारगेट कर रहा है, तो दूसरी तरफ इजराइल लगातार ईरान को अरब ही नहीं बल्कि यूरोप के लिए भी खतरा बता रहा है। इजराइल इसकी 3 वजह दे रहा है। पहली, दावा है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम अब भी जारी है, उसके पास 10 परमाणु बम बनाने का यूरेनियम है। दूसरा, इजराइल दावा कर रहा है कि ईरान का मिसाइल शस्त्रागार यूरोप और अमेरिका के लिए भी खतरा है। ईरान की मिसाइलें यूरोप तक को निशाना बनाने में सक्षम है। जल्द ईरान अमेरिका तक को टारगेट करने की ताकत हासिल कर लेगा। तीसरा, ईरान अपने प्रॉक्सी संगठन तेजी से मजबूत कर रहा है, वहीं इनकी संख्या बढ़ाने के प्लान पर भी काम कर रहा है। अब ईरान को डर है कि इन्हीं दावों की आड़ में बेंजामिन ट्रंप से हमले की इजाजत लेंगे, लेकिन इससे पहले ही खामनेई इजराइल को दहलाने का प्लान बना चुके हैं। ईरानी हमले की आशंका अमेरिका और इजराइल को भी है। यही वजह है कि सेंटकॉम कमांडर तेल अवीव पहुंच चुके हैं। उनकी IDF चीफ इयाल जामिर के साथ बैठक हुई है। बैठक में IDF के कई अधिकारी भी शामिल हुए। ये मीटिंग करीब 3 घंटे के आसपास चली। ईरान इजराइल के बीच 12 दिनों के युद्ध पर चर्चा हुई, साथ ही ईरानी खतरे पर भी बात की गई। सेंटकॉम कमांडर ने एयरफोर्स के अंडरग्राउंड कमांड सेंटर का भी दौरा किया। दरअसल माना जा रहा है कि सेंटकॉम कमांडर का इजराइल दौरा हकीकत में उसकी सुरक्षा और युद्ध की तैयारियों का जायजा लेने के लिए था, जिसकी तैयारियां अमेरिका ने युद्ध खत्म होने के बाद ही शुरू कर दी थी। हालांकि इस बार इजराइल की सभी तैयारियां नाकाफी मानी जा रही हैं, क्योंकि पिछली बार इजरायली एयर स्ट्राइक की सफलता के पीछे मोसाद था। उसने ईरानी मिसाइल लॉन्चर को तबाह कर कुछ वक्त के लिए ही सही, लेकिन ईरान को बैकफुट पर ढकेल दिया था। लेकिन बीते 2 हफ्ते में ईरान ने मोसाद के कई एजेंट्स को पकड़ा है। ईरान से आई रिपोर्ट्स के मुताबिक तेहरान से 28, इस्फहान से 60, जबकि करमनशाह में 15 मोसाद के जासूसों को पकड़ा गया है। दरअसल ईरान की कोशिश हमले से पहले मोसाद के नेटवर्क को बड़ी चोट पहुंचाने की है, इसीलिए पूरे देश में ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ये गिरफ्तारियां इसी का नतीजा है। यानी ईरान का ऑपरेशन इस बार पूरी तैयारियों के साथ होगा, जो अरब में महासंग्राम ला सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।
आईएईए और ईरान के बीच तनाव बढ़ गया है। ईरान से आईएईए की टीम वापस लौटी है। ईरान ने आईएईए को निरीक्षण करने से रोका है। ईरान ने एटमी साइट का निरीक्षण करने से रोका। आईएईए की टीम को 20 साल में पहली बार ऐसा हुआ है। ईरान और आईएईए में आर पार दिखाई दे रहा है, यानी ईरान किसी भी सूरत में आईएईए को अपने परमाणु साइट का निरीक्षण नहीं करने देगा, ऐसा कह रहा है। आईएईए की टीम ईरान से वापस लौट रही है। ईरान ने आईएईए को निरीक्षण की इजाजत नहीं दी है। परमाणु साइट्स के निरीक्षण करने से उसने रोक दिया है। तेहरान में 12 दिन से आईएईए की टीम मौजूद थी। सभी लौटकर आईएईए के हेडक्वार्टर वियना जाएंगे। 20 साल में ऐसा पहली बार हो रहा है जब आईएईए को निरीक्षण से ईरान ने रोका है। ईरान के खिलाफ आईएईए कड़े कदम भी उठा सकता है इस कदम के बाद। लेकिन दुनिया भर के अखबारों में सबसे बड़ी खबर यह है कि मुहर्रम के दौरान भी खामेनेई कहां हैं और क्या कर रहे हैं। मुहर्रम की 7वीं तारीख को खामेनेई शोक सभा में शामिल होने पहुंचते रहे हैं, लेकिन इस बार ये परंपरा टूट गई है। TV9 भारतवर्ष आज ये आपको बताने जा रहा है कि खामेनेई कहां हैं और क्या कर रहे हैं। तेहरान के एक अंडरग्राउंड ठिकाने में ईरान के एटमी कार्यक्रम का एक अहम चरण जारी है, जिसे मुहर्रम के दौरान ही पूरा किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। आशंका यह है कि मुहर्रम की 10वीं तारीख को इजराइल विध्वंस के प्लान पर खामेनेई अपने विशेष बंकर से हस्ताक्षर कर सकते हैं या एटमी परीक्षण का ऐलान भी कर सकते हैं। देखिए खामेनेई का पूरा प्लान क्या है। चौबीस जून 2025 की सुबह ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर लागू हुआ। तेल अवीव और तेहरान में धमाके रुक गए। तेहरान और तेल अवीव में खंडहर इमारतें नजर आने लगी। तेल अवीव में पीएम नेतन्याहू सहित कई मंत्री हालात का जायजा लेने पहुंचे, लेकिन तेहरान में एक ही सवाल उठा कि खामेनेई कहां है। 14 जून से खामेनेई को किसी ने नहीं देखा। 22 दिन पहले उनकी मुलाकात सलाहकार अली लारिजानी से हुई थी। उम्मीद थी कि मुहर्रम की 7वीं रात को खामेनेई दुनिया के सामने आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। परंपरा रही है कि हर साल खामेनेई मुहर्रम की 7वीं रात को शोक सभा में शामिल होने पहुंचते हैं, लेकिन इस बार वो नहीं आए। इसीलिए ये तेहरान में सबसे बड़ी खबर है। ये तेहरान से आई 3 जुलाई की रात की तस्वीरें हैं, जिनमें खामेनेई नहीं नजर आ रहे हैं। लेकिन बीते कई सालों से खामेनेई इस कार्यक्रम में आते रहे हैं और ये उसी कार्यक्रम की पुरानी तस्वीर है जिसमें खामेनेई नजर आ रहे हैं। ईरान के बड़े अधिकारियों ने कहा है कि खामेनेई सुरक्षा कारणों से कार्यक्रम में नहीं आए। खामेनेई के सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें खतरे से दूर रखा है। खामेनेई आते तो उनकी जान को खतरा हो सकता था। लेकिन TV9 भारतवर्ष को जानकारी मिली है कि खामेनेई तेहरान में ही हो सकते हैं। खामेनेई उस ठिकाने पर हो सकते हैं जिसे इजराइल ने निशाना बनाया है और कुछ नुकसान भी पहुंचाया है। ये ईरान का सबसे बड़ा न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर है, जिसकी सैटेलाइट तस्वीरों में तबाही के निशान दिख रहे हैं। बॉक्स में नजर आ रही पिक्चर अप्रैल 2024 को ली गई थी। 24 जून 2025 के बाद की तस्वीरों में इमारतें नष्ट नजर आ रही हैं। रिपोर्ट है कि खामेनेई इस इमारत के आसपास हो सकते हैं और इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है।
रिपोर्ट है कि तेहरान के इस सेंटर में ईरान के परमाणु परीक्षण को पूरा करने की तैयारी तेजी से की जा रही है। ईरान ने फोर्दो की मुख्य सुरंग को खोल दिया है। नतांस एटमी सेंटर में हेवी मशीनरी मूवमेंट हो रहा है। पिकेक्स पहाड़ी के नीचे नए IR-9 सेंट्रीफ्यूज लगाए गए हैं। रिपोर्ट है कि यहाँ यूरेनियम एनरिचमेंट जल्द शुरू हो सकता है। शाहिद मैसामी रिसर्च सेंटर की सुरक्षा बढ़ाने का मतलब है यहाँ न्यूक्लियर डेटोनेशन के कंपोनेंट तैयार किए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि खामनेई एटमी परीक्षण की तैयारी में है। शायद इस परीक्षण के बाद ही खामनेई दुनिया को ईरान के परमाणु शक्ति बनने का संदेश जारी करेंगे और तभी दुनिया के सामने आएंगे। अमेरिकी मीडिया भी यही दावे कर रही है। अमेरिकन मीडिया की रिपोर्ट है, प्रतिबंधों और अमेरिकी हमलों ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को संसाधनहीन बना दिया है, लेकिन ईरान ने एटम बम बनाने का कार्यक्रम रोका नहीं है। अब चीन भी ईरान के समर्थन में खुलकर अमेरिका के खिलाफ खड़ा हो गया है। चीन ने कहा है कि बीजिंग ने अपना पक्ष चुन लिया है, हम ईरान के साथ खड़े हैं। पश्चिमी एशिया में यूएस चीन के हितों पर खतरा नहीं बन सकता है। चीन ने पश्चिमी एशिया में $400 बिलियन का निवेश किया है। ईरान का परमाणु कार्यक्रम पहले से तेज रफ्तार के साथ फिर शुरू हो चुका है। महासंग्राम की बिसात बीत चुकी है। इजरायल ने कहा है कि अगर ईरान परमाणु बम बनाता है तो हमले दोबारा किए जाएंगे। जबकि ट्रंप ने ईरान से बातचीत का समर्थन किया है। ट्रंप ने अपने ही अंदाज में कहा है कि अमेरिकी हमलों के बाद ईरान डरा हुआ है और अमेरिका से बातचीत चाहता है। लेकिन इसकी उम्मीद कम ही है कि ईरान बातचीत की मेज पर आएगा और अगर बातचीत को तैयार भी हुआ तो वो यूरेनियम एनरिचमेंट नहीं रोकेगा। ईरान समझ चुका है कि अगर उसने न्यूक्लियर बम नहीं बनाया तो अमेरिका उसका हाल इराक और लीबिया जैसा कर देगा। इसलिए एटम बम बनना तय है और यही महासंग्राम का आधार भी बनने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। एक और ईरानी धार्मिक नेता ने ट्रंप और नेतन्याहू को धमकी दी है। अयातुल्ला अहमद खातमी ने बड़ा बयान दिया है। ट्रंप और नेतन्याहू को मौत की सजा मिलनी चाहिए। खामेनेई को धमकी, इस्लाम के खिलाफ युद्ध है। तेहरान में शुक्रवार की नमाज के दौरान ये बयान दिया गया है। तो देखिए, एक और धार्मिक नेता ईरान में जिन्होंने कहा कि ट्रंप और नेतन्याहू को मौत की सज़ा मिलनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से खामेनेई के खिलाफ बयान दिए जा रहे हैं, अगर खामेनेई पर किसी भी तरह का हमला होता है तो उनका ये कहना है कि ये इस्लाम के विरुद्ध युद्ध जैसा है। ट्रंप के खिलाफ मृत्यु दंड वाली प्रतिज्ञा क्या है? ईरानी धर्मगुरु अयातुल्ला अहमद खातमी ने बयान दिया है। जुमे के दिन खातमी ने धार्मिक सजा मुकर्रर की है। ट्रंप और नेतन्याहू को धार्मिक सजा मिले, ये कहना है उनका। दोनों को मृत्यु दंड मिलना चाहिए। इजरायली पीएम नेतन्याहू की धार्मिक सजा मृत्यु दंड होनी चाहिए। ईरानी नेतृत्व के खिलाफ अपराध के लिए मौत की सजा मिलनी चाहिए। खामेनेई को ट्रंप की हालिया धमकी के बाद अब ये धमकी दी गई है। नेतन्याहू और ट्रंप के लिए सजा का ऐलान क्यों किया गया है, समझिए। ईरान के सर्वोच्च नेता को धमकी दी गई थी। अब तक 53,000 लोगों की हत्या की गई है। दोनों ने गाजा में भीषण बर्बादी की है, ये तर्क दिया जा रहा है। ईरानी कमांडर सुलेमानी को मारा है। ट्रंप और नेतन्याहू विद्रोही और भ्रष्टाचारी हैं। दोनों नेता अल्लाह और पैगंबर के दुश्मन हैं। नेतन्याहू अमेरिका जाने वाले हैं। ट्रंप जल्द युद्ध विराम होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन गाजा में विध्वंस थमने की बजाय और तेज हो गया है। इजरायली सेना आम लोगों पर हमले कर रही है। माना जा रहा है कि वेस्ट बैंक पर कब्जे के लिए इजरायली सेना ने मिशन की शुरुआत की है।
एक तरफ सीज फायर की बात तो दूसरी तरफ लगातार बारूदी प्रहार। ऐसा लगता है जैसे इजराइल सीज फायर से पहले किसी बड़े लक्ष्य को हासिल करने की कोशिश में है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इजराइल का मिशन अब संपूर्ण गाजा पर कब्जा नहीं, बल्कि वेस्ट बैंक को पूरी तरह से नियंत्रण में लेना है। इजरायली मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल युद्ध को खत्म करने की तैयारी में है। नेतन्याहू ट्रंप और कतर से बात करने वाले हैं। नेतन्याहू का मकसद बंधकों को रिहा करवाना है। इजराइल अमेरिका से बात करने के बाद हमास से बातचीत शुरू करने जा रहा है, लेकिन इस बीच इजराइल का ताबड़तोड़ प्रहार जारी है। दक्षिणी गाजा के खान यूनिस शहर के मवासी इलाके में इजराइल ने रिफ्यूजी कैंप पर हमला किया। इजरायली हमले के बाद कम से कम 15 फिलिस्तीनियों के मारे जाने की खबर है। वेस्ट बैंक के अरब अल मली हयात इलाके में छापेमारी की गई। 20 फिलिस्तीनी परिवारों को उनके घर से निकाल दिया गया। इजरायली सेना वेस्ट बैंक के इलाकों को कब्जे में ले रही है। इजराइल ने फिलिस्तीन के रामल्ला में 10,000 साल पुराने गांव तैयबे में आग लगा दी है। ये ईसाइयों से जुड़ा धर्म स्थल भी है। आग लगाने का मकसद इलाके को पूरी तरह खाली कराना है। हालांकि हमास ने कहा है कि वो अमेरिका के भरोसे से खुश है और सीज फायर चाहता है, लेकिन इजराइल के हमलों से बात बिगड़ सकती है। गाजा में इजराइल ने 26 बार हमला किया है। 48 घंटे में 300 लोगों की मौत हो चुकी है। राहत सामग्री लेने गए लोगों पर हमले हुए हैं। हमास ऐसे हमलों से भड़क सकता है और बातचीत की कोशिश बेकार हो सकती है। हालांकि माना जा रहा है कि हमास पर दबाव बढ़ाने के लिए ही इजराइल बेहद तेज रफ्तार से हमले कर रहा है। गाजा में फिलहाल डर का माहौल है, क्योंकि कोई भी इलाका अब सुरक्षित नहीं माना जा रहा है। दूसरी तरफ वेस्ट बैंक से भी लोगों को दूसरी जगहों पर जाने के लिए कह दिया गया है। इस बीच लेबनान से भी बड़ी खबर आई है। हिजबुल्लाह ने भी हमले रोकने की गुहार लगाई है। हिजबुल्लाह हथियार सरेंडर करने को राजी है, लेकिन इजराइल को पूरी तरह से हमले रोकने होंगे। लेबनान के साथ सीज फायर के बीच इजराइल लगातार हमले कर रहा है। इजराइल ने फिर एक कार को निशाना बनाया है और हिजबुल्लाह कमांडर को मारने का दावा किया है। बेरूत में ड्रोन हमले में भी 4 लोगों की मौत हुई है। इजरायली वायुसेना ने ईरान के IRGC के कुद्स फोर्स कमांडर को भी मार गिराया है। यह हमला लेबनान के बेरूत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास किया गया। माना जा रहा है कि इजराइल के इन हमलों से हिजबुल्लाह सरेंडर करने की स्थिति में आ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। तो क्या रूस यूक्रेन में केमिकल वॉर हो सकता है? कौन कह रहा है ये? क्या है बड़ी खबर, आपको बताते हैं। यूक्रेन पर रूसी हमले का एक नया वीडियो सामने आया है। रिहायशी इमारत पर किंजल मिसाइल से हमला किया गया। हमले के बाद इमारत में आग लग गई। कल रूस ने बरसाई थी दर्जनों मिसाइल, जिसके बाद अब ये तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें बताया जा रहा है कि किंजल मिसाइल से हमला किया गया, उसका इस्तेमाल किया गया। रिहायशी इमारत पर किंजल मिसाइल से हमला किया गया है। रूसी हमले से यूक्रेनी एयरबेस को बहुत नुकसान पहुंचा है। बासलकीव एयरफील्ड को नुकसान हुआ है। एयर स्ट्रिप के तबाह होने का दावा किया जा रहा है।
एक और बड़ी खबर, यूक्रेन ने रूस पर पलटवार किया है। लिपेट्स्क में रूसी ईंधन डिपो पर यूक्रेन ने हमला किया। भीषण धमाके के साथ ईंधन डिपो में किस तरह से आग लग गई उसकी तस्वीरें सामने आई हैं। देखिए ये जो तस्वीरें ये ईंधन डिपो पर हमले की हैं और ये हमला यूक्रेन ने किया है रूस के लिपेट्स्क में, और यहाँ पर ईंधन डिपो को निशाना बनाया है यूक्रेन ने। तो रूस लगातार हमले कर रहा है, लेकिन यूक्रेन द्वारा भी पलटवार किया जा रहा है और हमले किए जा रहे हैं रूस के कब्जे वाले इलाके में। इस बीच रूस से निपटने की जर्मनी ने भी तैयारी कर ली है। नेटो को मजबूत करेगा जर्मनी, 1000 लड़ाकू टैंक खरीदेगा जर्मनी। मजबूत करने के लिए नेटो को 25,000 आर्मर्ड व्हीकल की भी खरीद की जाएगी। तो जर्मनी अपने आप को और मजबूत कर रहा है और उसके साथ साथ नेटो को मजबूत किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि 25,000 आर्मर्ड व्हीकल की खरीद करेगा, 1000 लड़ाकू टैंक भी खरीदेगा जर्मनी। इस बीच रूसी सैनिकों को मजबूत कर रहे हैं पुतिन। रूसी सैनिकों को नई राइफल मिली है। राइफल का नाम RPL-20 है। ज़ैपोरिज़िया में तैनात सैनिकों को ये राइफल दी गई है। वजन कम होने से RPL-20 बहुत प्रभावी है, ये कहा जा रहा है। तो नई राइफल मिली है रूस के सैनिकों को। ज़ैपोरिज़िया में जो तैनात हैं सैनिक, उनको ये राइफल दी गई है। इसका नाम है RPL-20 और ये राइफल बहुत हल्की है। वजन कम होने की वजह से ये काफ़ी प्रभावी है। यूक्रेन के नीप्रो में रूस ने हमला किया है। पहली बार नीप्रो पर यह विध्वंसक अटैक किया गया है। नागरिक ठिकानों को निशाना बनाया गया है। नीप्रो पर हमले के मायने दरअसल ये हैं कि ये बहुत कीव के पास का इलाका है और यूक्रेन के ठीक बीचों बीच इस तरह के हमले किए जा रहे हैं और नीप्रो के इलाके में ये हमला रूस द्वारा किया जा रहा है। रूस की तेजी से आगे बढ़ते हुए कदम भी इसके प्रमाण हैं। लेकिन रूसी हमले में नीप्रो में किस तरह का विध्वंस हुआ है, किस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं, वो आपको दिखाते हैं। नीप्रो में धुएं का गुबार उठता हुआ दिखाई दिया। दूर दूर तक सुनी गई धमाके की आवाज़। हमले में 5 लोग बुरी तरह से घायल हो गए हैं। तो देखिए किस तरह से धुएं का गुबार उठता हुआ दिखाई दिया। 5 लोग घायल हुए हैं इस हमले में। दूर दूर तक इस हमले की, इस धमाके की आवाज़ सुनी गई। रूस पर यूक्रेन ने पलटवार किया है। बेलगोरोद में यूक्रेन ने हमला किया है। इंडस्ट्रियल इलाके में ड्रोन से यह हमला किया गया है। रूस के बेलगोरोद में जो हमला किया गया, देखिए इसके लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था। ये रूस का बेलगोरोद इलाका है, इंडस्ट्रियल इलाका है ये, जहां पर ड्रोन से हमला किया यूक्रेन ने। एक और तस्वीर आपको बेलगोरोद पर हुए हमले की दिखाते हैं। ये जो हमला था वो दरअसल इंडस्ट्रियल इलाके में एक फैक्ट्री पर किया गया था। ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। फैक्ट्री से काला धुआं उठता हुआ दिखाई दिया दूर दूर तक। हमले में हालांकि कोई हताहत नहीं हुआ है, ये जानकारी मिल रही है, लेकिन ये किस तरह की फैक्ट्री थी और कितना बड़ा नुकसान रूस को हुआ है, इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है। यूक्रेन युद्ध में केमिकल हथियार का इस्तेमाल किया जाएगा, ये कहा जा रहा है। ड्रोन के जरिए रूस ने केमिकल हथियार से हमले किए हैं। रूस ने क्लोरोपिक्रिन केमिकल का इस्तेमाल किया है। रूस के केमिकल अटैक से यूक्रेन में 2500 लोग घायल हैं। जर्मनी और नीदरलैंड की खुफिया एजेंसियां ये दावा कर रही हैं, जिसमें वो कह रही हैं कि केमिकल हथियार का इस्तेमाल कर रहा है रूस और इन केमिकल हथियारों द्वारा हमला किया जा रहा है यूक्रेन पर। इसकी वजह से 2500 लोग प्रभावित हुए हैं उस केमिकल वेपन के हमले में जो रूस ने किया यूक्रेन में। रूस का विनाशक हथियार यूक्रेन पर केमिकल प्रहार। युद्ध में केमिकल हथियार इस्तेमाल कर रहा है रूस। ड्रोन के जरिए केमिकल हथियार से रूस ने हमला किया है। छिपे ठिकानों से फौज को निकालने के लिए इस तरह के केमिकल हथियार से अटैक किया गया है। हमले वाली जगह पर केमिकल से दम घुटने लगा लोगों का। केमिकल से बचने के लिए बाहर निकलते दिखाई दिए सैनिक। बाहर निकलते ही उन्हें टारगेट बनाया गया। यूक्रेनी फौज के सैनिकों पर हमला किया गया। केमिकल अटैक से यूक्रेन में अब तक 2500 लोग घायल हुए हैं। अब तक 9000 बार रूस ने केमिकल अटैक किया है। ये नीदरलैंड और जर्मनी की खुफिया एजेंसियों का दावा है। बेन केमिकल का यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल किया गया है। जो बैन केमिकल है उसका इस्तेमाल किया गया है। तो यूक्रेन में क्या केमिकल वॉर हो रहा है, क्योंकि ये रिपोर्ट्स दावा कर रही हैं, ज़ेलेंस्की भी ये दावा कर चुके हैं कि केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल कर रहा है रूस।
रूसी सेना पर केमिकल वेपन के इस्तेमाल का आरोप लगाया जा रहा है। सीज फायर और बातचीत के बीच केमिकल दावों से हड़कंप है। प्रतिबंधित रासायनिक हथियारों से यूक्रेनी सेना पर हमले किए जा रहे हैं। मारियोपोल और पोक्रोस के ट्रेंच में जहरीली गैस का इस्तेमाल किया गया, ये कहा जा रहा है। रूसी उर्वरक कंपनियों में विस्फोटकों का उत्पादन हो रहा है, ये रिपोर्ट कहती है। उर्वरक कंपनियों को हजारों टन नाइट्रिक एसिड और नाइट्रिक सल्फ्यूरिक एसिड का ऑर्डर दिया गया है। ब्लूमबर्ग के हवाले से, कीव पोस्ट के हवाले से ये रिपोर्ट सामने आई है। लेकिन देखिए, केमिकल वेपन किस तरह के हैं जिनका इस्तेमाल हो रहा है, प्रतिबंधित केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है। रूस हालांकि इस तरह के सभी आरोपों से साफ तौर पर इनकार करता रहा है, लेकिन ज़ेलेंस्की ऐसा कह रहे हैं और अब ये रिपोर्ट सामने आई है जो ये दावा कर रही है। केमिकल वेपन है क्या, ये समझिए। बहुत खतरनाक केमिकल का इस्तेमाल हो रहा है, रिपोर्ट ये कहती है। क्लोराइड, मस्टर्ड गैस, फॉर्जीन जैसे केमिकल हैं जिनका इस्तेमाल हो रहा है। हथियारों से कई गंभीर बीमारियों का खतरा है अगर इनका इस्तेमाल होता है। केमिकल वेपन क्या है, इसे भी समझिए। नर्व एजेंट्स यानी नर्वस सिस्टम पर इसका असर होता है। ब्लिस्टर एजेंट्स, आंख और सांस पर इसका असर होता है। चोकिंग एजेंट्स, सांस लेने में इसकी वजह से दिक्कत होती है। ब्लड एजेंट्स यानी सेल्स के लिए ऑक्सीजन बंद कर देता है और इसका मानव शरीर पर असर पड़ता है। ट्रंप ने यूक्रेन को हथियार सप्लाई रोकने के फैसले ने ज़ेलेंस्की को अब तक के सबसे बड़े संकट में खड़ा कर दिया है। इसीलिए यूक्रेन के राष्ट्रपति की नजर अब यूरोपीय देशों पर है। उनकी उम्मीद यूरोप के रुख पर भी टिकी हुई है, जहां से उन्हें अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को अकेले क्यों छोड़ा? असली वजह क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। युद्धग्रस्त यूक्रेन का सबसे महफूज ठिकाना राष्ट्रपति भवन। जिसे अमेरिका से मिले डिफेंस सिस्टम ने सुरक्षा कवच में घेर रखा है। लेकिन अब यह भी महफूज नहीं है। ज़ेलेंस्की के पास बचे विकल्पों में दो ही रास्ते हैं, या तो पूरे यूक्रेन को बचाते हुए रूस के हमले का जवाब दे, या फिर यूक्रेन को रूस के हवाले करके मारियन्स्की पैलेस बचाए। लेकिन दोनों ही सूरत में यूक्रेन का ज्यादा लंबे वक्त तक रूस के खिलाफ मोर्चे पर टिके रहना नामुमकिन हो गया है। और इस स्थिति के जिम्मेदार हैं ट्रंप हुए वादा खिलाफ तय यूक्रेन का विनाश। दरअसल ट्रंप ने ऐसी स्थिति बना दी है कि युद्धग्रस्त यूक्रेन को छोड़कर राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को यूरोपियन देशों के दौरे पर निकलना पड़ा है, वो भी मदद की उम्मीद जगाए रखने के लिए। ज़ेलेंस्की का डेनमार्क दौरा भी इन्हीं हालात में हुआ है। यहां क्या हुआ ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले स्थिति ऐसी बनी क्यों, इसे जान लीजिए। पेंटागन ने अमेरिका के हथियार भंडार का मूल्यांकन किया है, जिसमें पाया गया कि अमेरिका के हथियार भंडार में भारी कमी आई है। इसलिए अमेरिका ने फैसला लिया है कि पोलैंड में रखे हथियार वापस मंगाए जाएंगे। पोलैंड में रखे ये हथियार युद्ध के लिए यूक्रेन को जारी किए गए थे, जिसके बाद यूक्रेन के सामने रूस का सामना करना मुश्किल टास्क बन गया। और ज़ेलेंस्की को युद्ध में बने रहने के लिए यूरोपीय मददगार देशों का रुख करना पड़ा। ज़ेलेंस्की समर्थकों से वार्ता करने डेनमार्क पहुंचे। यहां उन्होंने डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन से मुलाकात की, जिसमें फ्रेडरिक्सन ने उन्हें विश्वास दिलाया कि यूक्रेन ईयू का हिस्सा है और यूरोपियन यूनियन की सदस्यता के लिए वो हर संभव प्रयास करेंगे। यही नहीं, डेनमार्क ने यूक्रेन के लिए हथियारों के निर्माण में भी दिलचस्पी दिखाई। यूक्रेनी हथियार निर्माता कंपनियों को डेनमार्क में निवेश करने की भी सलाह दी।
इनके अलावा ज़ेलेंस्की ने कई और नेताओं से मुलाकात की, जिसमें यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन और डेनमार्क के राजा फ्रेडरिक एक्स भी शामिल हैं। यही नहीं, डेनमार्क में ज़ेलेंस्की ने स्विफ्ट बीट नाम की अमेरिकन फर्म के साथ समझौता भी कर लिया है, जो 1 साल में यूक्रेन के लिए हजारों ड्रोन का उत्पादन करेगी। इसके अलावा ज़ेलेंस्की मिसाइल प्रोग्राम पर भी आगे बढ़ने जा रहे हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि अमेरिका के हाथ उठाने से ज़ेलेंस्की को फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क इसलिए पड़ेगा क्योंकि अमेरिका ही मात्र यूक्रेन की सुरक्षा की गारंटी था, और यह ज़ेलेंस्की के शब्दों से भी जाहिर हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की ने यूरोप से सहायता पैकेज देने का भी आग्रह किया है। संभवतः ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि आशंका ट्रंप और पुतिन के बीच एक डील की है, ऐसी डील जिसमें यूक्रेन पर कब्जे के लिए रूस को छूट मिली हो, जिसमें कब्जे के बाद रूस अमेरिका यूक्रेन के खनिज का बंटवारा करे, और आशंका को बल मिला है अमेरिका के रूस के प्रति नर्म रुख दिखाने से, जिसमें 2024 से लागू कुछ बैंक और कंपनियों पर प्रतिबंध हटा लिया गया है। यही वजह है कि जर्मनी यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइल देने के लिए अमेरिका से डील की तैयारी कर रहा है, और यूरोपीय संघ लगातार ट्रंप की यूक्रेन के लिए अपनाई गई नीति की निंदा कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।